नमस्कार। हमारी कहानी चल रही है द बैचलर ऑफ पुआलगढ़, जिसे कि हमने लिया है किताब द मैन ईटर ऑफ कुमायूं से, जिसे कि लिखा है जिम कॉर्बेट। तो अभी तक आपने 2 पार्ट में सुना घने जंगल की इस दोपहर में चली एक गोली ने सब कुछ बदल दिया। खून जमीन पर था, खोपड़ी का टुकड़ा भी मिला, लेकिन जंगल का सबसे विशाल और चालाक बाघ गायब था। आधे घंटे तक दहाड़, टूटती शाखाएं, कांपती झाड़ियां, और फिर अचानक ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। क्या वह मर चुका था या घायल होकर और भी ज्यादा खतरनाक बन गया था? अगली सुबह जब हम फिर उस जगह लौटे, तब हर कदम मौत के अंदेशों के साथ बढ़ रहा था, क्योंकि घायल बाघ जंगल का सबसे अप्रत्याशित और घातक शिकारी होता है। और सामने था पुआलगढ़ का बैचलर, एक ऐसा बाघ जिसने सालों से शिकारियों को मात दी थी। आज फैसला होने था, शिकारी बचेगा या फिर शिकार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का अंतिम पार्ट। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि अगली सुबह जब मैं वापस लौटा तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया। मैदान में भैंस चरा रहा था, वही भैंस चराने वाला आदमी। मुझे देखकर वह बहुत राहत महसूस कर रहा था, और इसका कारण मुझे बाद में पता चला। घास अभी भी ओस से भीगी हुई थी, लेकिन हमें एक सूखी जगह मिल गई और हम वहां बैठकर सिगरेट पीने लगे और अपने अनुभव साझा करने लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे मित्र ने बहुत शिकार किया था और अपना पूरा जीवन बाघों से भरे जंगलों में भैंसों की देखभाल करते या शिकार करते हुए बिताया था, इसलिए उसे जंगल का काफी ज्ञान था। उस दिन जब मैं उसे खुले मैदान में छोड़कर गया था तो वह दूसरी तरफ चला गया था और उस दिशा से आने वाली आवाजों को सुनने के लिए बैठ गया जहां मैं गया था। उसने 2 बाघों की दहाड़ सुनी, उसने मेरी गोली चलने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक बाघ की लगातार दहाड़ सुनाई दी, और स्वाभाविक रूप से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मैंने एक बाघ को घायल कर दिया है और उसने मुझे मार डाला। अगली सुबह उसी जगह लौटने पर वह 100 गोलियों की आवाज सुनकर बहुत हैरान हुआ, और आज सुबह अपनी जिज्ञासा को और न रोक पाने के कारण और यह देखने आया था कि हुआ क्या था। खून की गंध से आकर्षित होकर उसकी भैंसों ने उसे वह जगह दिखाई जहां बाघ था। बाघ गिर गया था और उसने सूखे खून के धब्बे देखे थे और हड्डी का टुकड़ा भी पाया था। उसके विचार में खोपड़ी का एक टुकड़ा उड़ जाने के बाद कोई भी जानवर कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, और उसे इतना यकीन था कि बाघ मर चुका है, और उसने अपनी भैंसों को जंगल में ले जाकर मेरे लिए उसे ढूंढने की पेशकश की। मैंने भैंसों की मदद से बाघों को ढूंढने की इस विधि के बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे कभी खुद नहीं आजमाया था। और मेरे दोस्त के अपने मवेशियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा लेने पर सहमत होने के बाद मैंने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। 25 भैंसों को इकट्ठा करके और पिछली सुबह मैंने जिस रेखा पर गोलियां चलाई थीं, उसी पर चलते हुए हम भैंसों के पीछे पीछे सुई के पेड़ की ओर बढ़े। हमारी गति धीमी थी, क्योंकि हमें न केवल ठुड्डी तक ऊंची झाड़ियों को हाथों से हटाकर यह देखना पड़ता था कि पैर कहाँ रखें, बल्कि भैंसों की भटकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को भी बार बार रोकना पड़ता था। जैसे कि हम सुई के पेड़ के पास पहुंचे जहां झाड़ियां कम घनी थी, मैंने एक छोटा सा खोखला स्थान देखा जो सूखी पत्तियों से भरा हुआ था, जिन्हें दबाकर चपटा कर दिया गया था और जिस पर खून के कई धब्बे थे, कुछ सूखे, कुछ जमने की प्रक्रिया में, और एक बिल्कुल सूखा हुआ था। खून एकदम ताजा था, और जब मैंने जमीन पर हाथ रखा तो वह गर्म था। यकीनन है, लेकिन बाघ पिछले दिन इसी खोखले में लेटा हुआ था, जबकि मैंने 100 कारतूस चला दिए थे, और वह तभी उठा जब उसने हमें और भैंसों को पास आते देखा। भैंसों को खून मिल गया था और वे जमीन खोद रही थी और गुर्रा रही थी। चूंकि मुझे हमलावर बाघ और गुस्से से भरी भैंसों के बीच फंसने का डर सता रहा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और खुले मैदान की ओर चल पड़ा।
भैंसें भी मेरे पीछे पीछे आ गई। जब हम सुरक्षित जगह पर वापस आ गए तो मैंने उस आदमी से घर जाने को कहा और कहा कि मैं अगले दिन वापस आऊंगा और बाघ से अकेले निपटूंगा। जंगल के जिस रास्ते से मैं हर दिन घर आता जाता था वह कुछ दूरी तक नरम जमीन पर चलता था और इसी नरम जमीन पर चौथे दिन मैंने एक बड़े नर बाघ के पदचिन्ह देखे। इन पदचिन्हों का पीछा करते हुए मैंने पाया कि बाघ सेमल के पेड़ से 100 गज दाहिनी ओर घनी झाड़ियों में घुस गया था। यहाँ एक अप्रत्याशित समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अगर अब मुझे इस जंगल में कोई बाघ दिखाई देगा तो जब तक मैं उसे बहुत करीब से ना देख लूं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वह घायल है या स्वस्थ है। खैर, इस स्थिति में तब निपटना होगा जब यह सामने आएगी और इस बीच चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं झाड़ियों में घुस गया और सेमल के पेड़ के नीचे बने खोखले स्थान की ओर चल पड़ा। खून का कोई निशान नहीं था, इसलिए मैं झाड़ियों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्ते से 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा, जहां कुछ इंच से ज्यादा दूर तक देखना नामुमकिन था। जब तक कि मैं एक 10 फुट चौड़ी सूखी जलधारा के पास नहीं पहुंच गया। इस जलधारा में उतरने से पहले मैंने ऊपर देखा और मुझे एक बाघ का बायां पिछला पैर और पूंछ दिखाई दी। बाघ बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका शरीर और सिर एक पेड़ से छिपा हुआ था और केवल उसका एक पैर ही दिखाई दे रहा था। मैंने राइफल को अपने कंधे पर उठाया और फिर नीचे कर लिया। पैर तोड़ना आसान होता, क्योंकि बाघ केवल 10 गज दूर था और अगर घायल जानवर उसका मालिक होता तो ऐसा करना सही होता। लेकिन इस इलाके में 2 बाघ थे और गलत बाघ का पैर तोड़ने से मेरी मुश्किलें दोगुनी हो जाती, जो पहले ही काफी थी। थोड़ी देर बाद मैंने बाघ को दूर जाते हुए देखा और जिस जगह वह खड़ा था वहां जाकर मुझे खून की कुछ बूंदें मिली। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पैर को ना तोड़ने का पछतावा नहीं था। 1/4 मील आगे एक छोटी सी धारा थी और संभव था कि बाघ, जो अब अपने घाव से उबर रहा था, इसी धारा की ओर जा रहा हो। उसे रोकने के इरादे से, या यदि ऐसा संभव ना हो तो पानी के पास उसका इंतजार करने के इरादे से, मैंने एक जंगली रास्ते का रुख किया जो मुझे पता था कि धारा तक जाता है, और मैं उस पर कुछ दूर तक ही चला था कि मेरे बाईं ओर एक सांभर ने रभाया और जंगल में तेजी से भाग गया। अब यह स्पष्ट है कि मैं बाघ के ठीक बगल में था और मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि मुझे एक सूखी लकड़ी के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई भारी जानवर उस पर गिर गया हो। आवाज 50 गज की दूर से ठीक उस जगह से आई थी जहां सांभर ने रंभाया था। सांभर ने स्पष्ट स्वर में जंगलवासियों को बाघ की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी थी और इसलिए लकड़ी केवल उसी जानवर द्वारा तोड़ी जा सकती है। इसलिए मैं अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुककर रेंगने लगे जिस दिशा से वह आवाज आई थी। यहाँ झाड़ियां 6 से 8 फीट ऊंची थी। ऊपरी शाखाओं पर घनी पत्तियां थी और तनों पर बहुत कम पत्तियां थी, इसलिए मैं उनके आर पार 10 से 15 फीट की दूरी तक देख सकता था। मैं 30 गज चल चुका था, इस उम्मीद से कि अगर बाघ हमला करे तो वह सामने से आएगा। तभी मेरी नजर किसी लाल चीज पर पड़ी जिस पर सूरज की रोशनी ऊपरी पत्तियों से छनकर आ रही थी, या शायद सूखी पत्तियों का गुच्छा ही हो, या फिर यह बाघ भी हो सकता था। मुझे यह चीज दाईं ओर और 2 गज की दूरी से बेहतर दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने अपना सर नीचे करके ठुड्डी को जमीन से छूते हुए पेट के बल रेंगते हुए यह दूरी तय की और सिर उठाकर देखा तो बाघ मेरे सामने था। वह नीचे झुका हुआ मेरी ओर देख रहा था। सूरज की रोशनी उसके बाएं कंधे पर पड़ रही थी और मेरी 2 गोलियां लगते ही वह बिना आवाज की एक तरफ लुढ़क गया। जब मैं उसके ऊपर खड़ा होकर उसकी भव्य आकृति पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था तो उसके पैरों के तलुओं की जांच करना आवश्यक नहीं था, यह जानने के लिए कि मेरे सामने क्या था। पुआलगढ़ के बैचलर को मैंने लिटा दिया था। 4 दिन पहले चलाई गई गोली का निशान त्वचा की एक झुर्री से छिपा हुआ था
और उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा छेद था जो आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से साफ और स्वस्थ था। मुझे पता था मेरी राइफल की आवाज़ सुनी जा रही थी, इसलिए मैंने चिंता दूर करने के लिए जल्दी से घर की ओर रवाना हुआ। और जब मैं शिकार का आखिरी अध्याय सुना रहा था और एक बर्तन चाय पी रहा था, तब मेरे आदमी इकट्ठा हो रहे थे। मेरी बहन और रॉबिन के साथ साथ 20 आदमियों की एक दल के साथ मैं उस जगह वापस गया जहां बाघ लेटा हुआ था, और उसे एक खंभे से बांधने से पहले मेरी बहन और मैंने उसकी नाक से पूंछ के सिरे तक और पूंछ से सिरे से नाक तक की लंबाई नापी। घर आकर हमने दोबारा नाप ली ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि पहली बार नापते समय हमसे कोई गलती तो नहीं हुई थी। ये नापें बेकार हैं क्योंकि इन्हें प्रमाणित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। हालांकि ये दिलचस्प है क्योंकि इनसे पता चलता है कि अनुभवी लकड़हारे बाघ के पदचिन्हों से उसकी लंबाई का कितनी सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। आपको याद होगा बिंधम ने कहा था कि बाघ खूंटियों के बीच 10 फीट लंबा था, जिससे वक्रों सहित लगभग 10 फीट 6 इंच की लंबाई का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि एक शिकारी ने वक्रों सहित 10 फीट 5 इंच की लंबाई बताई। वहीं दूसरे ने 10 फीट 6 इंच की लंबाई या उससे थोड़ा अधिक लंबाई बताई थी। इन अनुमानों के 7 साल बाद मेरी बहन और मैंने बाघ की लंबाई को वक्रों सहित 10 फीट 7 इंच नापा। मैंने यह कहानी विस्तार से बताई है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि 1920 से और 1930 तक के बीच का बाघ का शिकार करने वाले लोग यह जानने में रुचि रखेंगे कि बैचलर ऑफ पुआलगढ़ के उस कुंवारे का अंत कैसे हुआ। तो ये थी हमारी कहानी द बैचलर ऑफ पुआलगढ़। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना शेयर हो सकता है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।